हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, हीट लॉस और गेन, है ना, बाय द सिस्टम। क्लियर है? तो सिस्टम के द्वारा हीट लॉस और गेन किया जाएगा, है ना, इंटरनल एनर्जी का 2 पाथवे में जो है वो चेंज करना है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे बात करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी होता क्या है, समझ रहे हैं? तो ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें। क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लेट इंटरनल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू E। हमने क्या किया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम क्या मान लिया, E मान लिया। मतलब क्लोज सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या माने हैं, E माने। जैसे एक सिस्टम आप बने, ये सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है, क्लोज सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल E। बोलिए, क्लोज सिस्टम इंटरनल एनर्जी E है, और फिर एक सिस्टम हम लोग और बनाएंगे सेम इसी तरीके क्लोजर सिस्टम बनाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे हीट गेन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी E है और हीट गेन बाय द सिस्टम हम लोग मान लिए क्या, Q। मतलब सिस्टम के द्वारा हीट अगर गेन किया जाता है तो Q क्या होता है, पॉजिटिव। पढ़ के आए हम लोग, जैसे बस पढ़े हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E प्लस Q, मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी E और हीट गेन बाय द सिस्टम E प्लस Q हो गया, यानी बीच का सिस्टम। अब यही सिस्टम के द्वारा एक और सिस्टम आप बनाएंगे इस तरीके का, ये सिस्टम है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जाए। क्लियर है? वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या होता है, W होता है, प्लस W। बोलिए, तो सिस्टम क्लोज सिस्टम था जिसका इंटरनल एनर्जी हीट गेन बाय द सिस्टम Q, E प्लस Q, वर्क डन ऑन द सिस्टम W। बोलिए, यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E प्लस Q प्लस W। इसको हम लोग कैसा स्टेट बोलते हैं, क्लोज सिस्टम है, ये भी क्लोज सिस्टम, ये भी क्लोज सिस्टम है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट। यस सर। बोलिए, यस सर। इनिशियल स्टेट इसको हम बोलेंगे, ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। तो आपने क्या किया कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम का ही लिया, हीट गेन बाय द सिस्टम प्लस Q, सिस्टम के द्वारा जब हीट गेन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो वर्क डन उसका क्या होगा, पॉजिटिव। तो E प्लस Q प्लस W। बोलिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़ के आए हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा E से या U से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्टा E बराबर EF माइनस EI, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल, इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है सबको? तो डेल्टा E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E प्लस Q प्लस W माइनस E, इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल। सब्सट्रैक्ट कर देंगे इंटरनल एनर्जी। तो E प्लस इंटरनल एनर्जी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, कट जाएगा वाला, बोलो। तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, Q प्लस W, यानी डेल्टा E बराबर क्या होता है, Q प्लस W का। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है बात?
क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपका डेल्टा ई बराबर 0 हो गया, चेंज इन एनर्जी 0 हो गया, अगर मान लेते हैं, है ना, मान लिए कि डेल्टा ई इक्वल टू 0 हो गया, चेंज इन एनर्जी 0 हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस क्यू। तो देखकर ये कॉन्सेप्ट आपका आईआईटी और नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे डायरेक्ट क्लियर है। 21 में भी आया है, ये आपका 21 में 2021 में आपको जुलाई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। तो मतलब हीट का वैल्यू दिया हुआ है, वर्क डन आपको निकालना है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, क्लियर है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वहां पे निकालना है इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो इसको आप जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं। क्या हम इस सिस्टम को, मेरा इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 हुआ तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस Q हो गया। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे जी, देखिए तो थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं क्या, हीट एंड वर्क इज ए पाथ फंक्शन but change in internal energy is a state function। देख सकते हैं इसको, मेरा कहने का मतलब है कि यहां से देखिए इंटरनल एनर्जी अगर 0 होगा तो Q इक्वल टू Q प्लस W हो गया, Q बराबर माइनस W और W बराबर क्या, माइनस Q। तो हीट और वर्क क्या है आपका, पाथ फंक्शन है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन, है ना। इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट को, क्लियर है। बोलो बोलो। तो अब हम लोग बात करते हैं वर्क के बारे में, टाइप ऑफ वर्क इन केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री में वर्क जो है वो 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है वाला, 2 टाइप। केमिस्ट्री में वर्क 2 टाइप का होता है, बाकी ये सारी चीज फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। पहला है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पीवी वर्क। और दूसरा जो आपका वर्क है इलेक्ट्रिक वर्क होता है। कैसा वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क, EW इसको बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क। क्लियर है आप लोग, बोलिए कोई दिक्कत है। अब हम लोग देखिए केस नंबर 1, वर्क डन when pressure is constant and volume change। देखिए आपके सामने हमने लिखा है कि वर्क डन व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है ना, और वॉल्यूम क्या कर रहा है, बोलिए। तो वर्क डन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यानी W बराबर लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा V, है ना। यानी ये फॉर्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, वेयर W क्या है आपका, वर्क डन है। W क्या है, वर्क डन। P क्या है आपका, एक्सटर्नल प्रेशर, और V क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको आप लिख सकते हैं V2 माइनस V, है ना, V2 माइनस V1, चाहे VF माइनस VI, क्लियर है, लिख सकते हैं आप। तो क्या चीज, डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। V1 आपका कैसा वॉल्यूम है,
फाइनल वॉल्यूम हो गया, और V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम। यस सर, इनिशियल वॉल्यूम हो गया, है ना। V2 आपका कैसा वॉल्यूम है? फाइनल। V1 आपका कैसा वैल्यू है? क्लियर है? और ये जो P है ना, वो एक्सटर्नल प्रेशर है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो सिस्टम होगा, वो सिस्टम का इंटरनल भी प्रेशर होगा, एक्सटर्नल भी प्रेशर होगा। जैसे हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, अगर हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक प्रेशर है, एक सिस्टम का प्रेशर है इनसाइड सिस्टम, और कोई आदमी आकर के बाहरी प्रेशर हम पे लगाता है, मतलब क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो क्या हम उसका प्रेशर हम अपने ऊपर अप्लाई होने देंगे? नो सर, नहीं होने देंगे। वो आएगा क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो सबसे पहले उसको हम लोग पकड़ लेंगे, है ना। क्यों तुम क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो? आधार के दमादम मस्त कलंदर, समझ रहा है, अचानक धर को मच देंगे बिना पूछे हुए, है ना। क्या बात है, तुम उसको पहले तो पीट देंगे, उसके बाद क्लास के बारे में पूछेंगे काहे डिस्टर्ब कर रहे हो हम लोग के सिस्टम को, है ना। यानी उसका सिस्टम क्या हो गया? नेगेटिव हो गया हम लोग के प्रति। अब सुन आ रहे बात जो हम बोलना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी आता है, हम लोग क्लास को कभी गेट पीटने लगा, कभी ये करने लगा, तो हम लोग सब आदमी मिलेंगे अधर के, पहले तो घर मतलब मरम्मत कर देंगे, उसको पीट देंगे, है ना। उसके बाद पूछेंगे कि बताओ भाई तुम्हारा क्या ऐसा प्रेशर था कि तुम हमारे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, करेंगे ना? हो नहीं समझ बात? करेंगे ना। यानी उसका प्रेशर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो एक सिस्टम का प्रेशर नेगेटिव नहीं हो रहा, एक्सटर्नल प्रेशर नेगेटिव हो रहा है। जो बाहरी प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगेटिव कर देते हैं। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा, सिस्टम का एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या होता है बालक? नेगेटिव होता है। याद रहेगा आप लोगों को? दिक्कत वॉल्यूम चेंज करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको जल्दी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, W माइनस P डेल्टा V, वर्क डन, एक्सटर्नल प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? ये जो P नेगेटिव हुआ तो ये सिस्टम का प्रेशर नेगेटिव नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नेगेटिव, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सब लोग? अब चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट ऑफ वर्क डन यानी W का यूनिट क्या होगा? W का यूनिट हो जाएगा ATM लीटर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ATM होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो W इक्वल टू ATM। क्लियर है? बोलिए। यस सर। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 ATM बराबर 101.3 जूल। क्लियर है? वैल्यू याद कर लेना है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184, और इसी को लिख सकते हैं 4.22 जूल। क्या लिख सकते हैं इसको? 4.22 जूल लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। 4.22 जूल। क्लियर है आपको? ये वैल्यू आपको याद कर लेना होगा, है ना। ये ऐसा वैल्यू रहे तो इसको याद करना है, क्वेश्चन में आपको काम आएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं let a reaction occurs at constant pressure and temperature। देखिए आपने क्या किया, लेट किया इसको, मतलब एक रिएक्शन अकर्स हो रहा है ना, किस पे? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेंपरेचर। सिस्टम ओपन होगा, इन ओपन सिस्टम। सिस्टम कैसा आप ले सकते हैं? ओपन सिस्टम। आप सिस्टम क्या मान लीजिए? ओपन सिस्टम मान लीजिए। सिस्टम कैसा है? ओपन। क्लियर है? ओपन सिस्टम है। आप जब ओपन सिस्टम है तो सपोज कीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिखा A, आप प्रोडक्ट बन गया B, A और प्रोडक्ट बन गया B। A क्या है आपका? रिएक्टेंट। A रिएक्टेंट और B क्या है? प्रोडक्ट है। अब दोनों के लिए एंथैल्पी, मोल, वॉल्यूम सब चेंज करेगा। यस सर। क्लियर है? तो हम लोग यहां लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए क्या होगा? रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए हम लोग माने
यहाँ पे N1 नंबर ऑफ मोल, प्रोडक्ट के लिए N2, V1 क्या हो जाएगा V2, P P T T, ये दोनों क्या है आपका कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, बोलिए मतलब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बोलिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह, एक फार्मूला पढ़े PV NRT, पढ़े है ना? इसको जल्दी लिखिए फिर हम बात करेंगे। इसके बाद एच बी नॉट एट PV NRT, T pressure, V volume, N number of mole, R molar gas constant, T temperature। कैसा इक्वेशन है ये? For ideal gas equation। इसको सभी लोग पढ़े बच्चे जानते हैं। हम लिखेंगे for reactant के लिए, for reactant के लिए क्या लिखेंगे? P V1, P V1 वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो V1 हो गया, N1 R T, इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फॉर प्रोडक्ट के लिए देखिए आप लोग, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा PV2 NRT, इक्वेशन क्या मान लिया आपने सेकंड, क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टिंग 1 we get, मतलब फाइनल में से इनिशियल को क्या करना है आपको घटा देना है, क्या कर देना है घटा देना है, बोलिए क्या करना है घटा देना है। तो इसको घटाइए PV2 PV1 N1RT PV2 NRT N2, यहाँ 2 लिखो, 2 लिखो और 2 छूट गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा PV2 माइनस यहाँ हो जाएगा क्या PV1, बोलिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा N2RT माइनस N1RT, यहाँ क्या करेंगे P कॉमन करेंगे आप, तो V2 माइनस V1 होगा, बोलिए। यहाँ देखिए L की कहाँ खोई हुई है, क्या कर रही है, यहाँ देखो N2 माइनस N1, R यहाँ है तो RT, इधर है सब लोग, तो चलिए यहाँ देखिए तो जी फाइनल में से इससे घट रहा है, वॉल्यूम चेंज करना है तो डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ डेल्टा N लिख सकते हैं क्या, देखो जी चलिए तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको T डेल्टा V बराबर डेल N R T लिख सकते हैं। आप लोग पढ़ के आए हैं कि W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, पढ़े हैं ये एच बी नोट है, एच बी नोट है। चलिए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस डेल N R T, बोलिए वो वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्लियर है सब लोग, समझ में आया? अब चलिए आगे देखिए, अब देखिएगा यहां हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। किताब में देखिएगा तो यहाँ पे G लिखा हुआ रहता है, डेल्टा एन की जगह पर G लिखा हुआ रहता है, डेल्टा एन G। तो G का मतलब वो बताता है कि ओनली फॉर गैसियस कंपोनेंट को लेना है, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट को नहीं लेना है, क्लियर है? यानी नंबर ऑफ मोल किसको लेना है, गैसियस कंपोनेंट, सॉलिड और लिक्विड को या एक्वस को या डाइल्यूट वाले को नहीं लेना है। समझ आ रही बात? चलिए क्लियर है? यहाँ देखिए
डेल्टा एन हो गया। आर आप पढ़े हैं मोलर गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है बालक? मोलर गैस कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखिएगा ये बात। इसका पहला नाम लिखा जाता है, दूसरा नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? याद रखना है, हमें यहाँ लिखने के नहीं बार बार। क्लियर है? मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आर का वैल्यू रख सकते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अप्रॉक्स वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू। क्लियर है? कैसा वैल्यू है ये? अप्रॉक्स वैल्यू। तो T क्या है बालक? आपका टेम्परेचर है, जिसका यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्लियर है आप सभी लोग? कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, है ना? एक रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट in absence of air, in absence of, इसको हीट कर रहे हैं। एयर के absence में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना? गर्म करेंगे। तो ये बनेगा क्या? CaO सॉलिड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना? यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिक्कत, अब हमको यहां से क्या पता करना है? नंबर ऑफ मोल। तो N1, तो हम लोग क्या लिए हैं? N का मतलब क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड। क्लियर है? आप डेल्टा N बराबर लिख सकते हैं N2 माइनस N1, है ना? ये दोनों क्या है? यहां से लाए हैं ना आप लोग। और गैसियस कंपोनेंट N1 भी गैसियस, N2 भी गैसियस। क्लियर है? बोलिए। अब देखिएगा N1 का वैल्यू कितना मोल हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि सॉलिड है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में। अगर ये गैसियस होता तो जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता उसको हम लोग लिख देते हैं, है ना? क्लियर है? ऐसे इसका 0 हो गया इसलिए क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? यहां पे यहां देखिए N2 का वैल्यू, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड का लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। बोलो। अब चलिए कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में है? गैसियस। तो यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम देखेंगे वो किसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे? किसका देखेंगे? CO2 का, गैसियस कंपोनेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा N2 1। तो डेल्टा N निकालिए, N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा बालक? 1 माइनस 0 1, यानी डेल्टा N क्या हो गया? 1। तो हम लोग वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े? माइनस डेल N आर टी पढ़े हैं हम? माइनस डेल N पढ़े हैं ना? तो अब हमको पता करना है कि मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है? एक आर टी, यानी मेरा वर्क डन क्या हो गया? तो डेल्टा N के वैल्यू के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का वर्क डन हमें डिपेंड करेगा। क्लियर है? अगर डेल्टा N का वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन उस रिएक्शन का नेगेटिव होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फार्मूला में पहले से नेगेटिव है। आगे बात सुनिए। और किसी भी रिएक्शन का डेल्टा N का वैल्यू मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अगर 0 आ रहा है तो खैर 0 होगा ही। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? बोलो। आपको फिर बात करते हैं इसके आगे। एक सवाल इस पे और हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा N2G प्लस H2G। ये सवाल नीट में पूछा हुआ है, याद रखेगा। ये सवाल आपका नीट में पूछा हुआ है। देखिए कैसे वर्क डन पूछा है कि कैसे वर्क डन इसका होगा। Ng और NH3G, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप 3 से। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वेशन बैलेंस करके दिया हुआ है ना? इक्वेशन बैलेंसिंग आता है और आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन
ऑप्शन ए है -2RT, ऑप्शन बी है 2RT, ऑप्शन सी है 3RT, ऑप्शन डी है -3RT। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए। अब इस सवाल को समझिए। हम आपको बताए थे इससे पहले वाले सवाल में कि नंबर ऑफ मोल आपको निकालना पड़ेगा, चलिए नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, रिएक्टेंट का मोल और प्रोडक्ट का मोल देखना है। तो रिएक्टेंट में अगर गैसियस कंपोनेंट है तभी लेना है, प्रोडक्ट में अगर गैसियस कंपोनेंट है तभी लेना है। अगर उसमें सॉलिड, लिक्विड आ जाए, डाइल्यूट आ जाए, एक्वस आ जाए, तब नहीं लेना है। चल रहे हैं? बोलो यार। यस सर। बोलो यस सर। तो यहाँ देखो सवाल को आप लेके आइए नीचे। N2G गैसियस, 3H2G मतलब 3 मोल हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 मोल अमोनिया गैस बन के आपको निकल गया। कितना मोल अमोनिया गैस बन के निकल गया? 2 मोल। तो N1 का वैल्यू आप निकालिए, 3 मोल और 1 मोल, ये 4 मोल हो गया। 4 मोल हो गया, मतलब दोनों गैसियस स्टेट में है। अगर दोनों में से कोई एक स्टेट बदल जाता तो जितना गैसियस होता उसी का लेना। क्लियर है आप सभी? चलिए, तो यहाँ N2 बताइए। तो अब डेल्टा N आप लोग पढ़े हैं, N2 -N1, 2 - 4 -2, डेल्टा N आपका -2 हो गया। आप वर्गन बराबर पढ़े -ln/RT, तो आप लिख सकते हैं जी 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2RT। क्लियर है आप लोग? कोई आंसर दे रहा है क्या? पहले ही निकाल दिया सर। आंसर क्या दे रहा है? बी नंबर उसी साइड निकाल दिया। क्लियर है सभी लोग? समझ में आ रही बात? आया? तो ऐसा सवाल अगर रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको इस सवाल। क्लियर है? एक सवाल और पूछता है जो आपका जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो सवाल क्या है? ऐसा है, वो सवाल आपको इस तरीके से पूछता है। देखिए, ये सारे सवाल जो है, मतलब ये सवाल आपका जेई इंपॉर्टेंट के लिए है। क्या है जो लिखा, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। क्लियर है? वाटर। इक्वेशन बैलेंसिंग दिया हुआ रहता है, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 इधर 4, इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए किसी का स्टेट आपको नहीं दिया है, इसमें फिजिकल स्टेट क्या है, तो वो आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी स्टेट नहीं देता है, फिजिकल स्टेट नहीं देता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा उसके नाम से, उसके कंपाउंड के फॉर्मूला से। क्लियर है? अरे बात सुनिए। और कहता है कि वर्क डन ईच। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है -3RT, ऑप्शन बी है -2RT, ऑप्शन सी है RT, ऑप्शन डी है -RT। क्लियर है? तो आप लोग समझिए इस बात को। अब समझिए ये सवाल आप नीचे लिखेंगे सवाल को सॉल्व करने से पहले। CH4 गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है, और यहाँ होता है CO2 गैसियस स्टेट में, H2O 2 मोल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो N1 का वैल्यू आप देखिए, अब आपको सब कुछ पता चल गया। जब सॉल्यूशन करेंगे तो साइड में, जब आप क्वेश्चन पेपर के नीचे दिया हुआ रहता है रफ करने के लिए, तो वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 हो गया यहाँ पे, 2 और 1 3। यहाँ पे बताइए N2 कितना हो गया? 2 सॉरी 1 हो गया। तो डेल्टा N इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 - 3 -2। तो डेल N इक्वल टू कितना हो गया? W इक्वल -2 हो गया। तो वर्क डन बराबर -ln/RT पढ़े हैं आप लोग? तो बताइए क्या हो जाएगा? 2RT। कोई आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो आंसर ही लिखना पड़ेगा हमको 2RT। 2RT सर एग्जाम में ऐसे नहीं आया तो एग्जाम में नहीं आया तो नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस देगा कहीं ना कहीं। यहाँ तो क्लास में बता रहे हैं ना तुमको। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता है। इसके आगे और देखते हैं क्या कहता है। 2 1 कैसे लाए सर? हैं? 2 1 कैसे लाए?
N2 1 कैसे है? देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उसी को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब पूछे सर वाटर क्यों नहीं लिखा? वाटर लिक्विड है सर, लिक्विड तो बता रहे हैं लिक्विड को नहीं लेना, ओनली फॉर गैसेस। हम बार बार बोल रहे हैं कि ओनली फॉर गैसेस, नॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉरी गैस को लेना है, सॉलिड लिक्विड को नहीं। क्लियर है? बोलो यस सर। तो यहाँ पे हम लोग एक सवाल और करते हैं। तो जेंक है, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 डाइल्यूट से। डाइल्यूट का मतलब है कि जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा। इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये बनेगा जिंक सल्फाइड एक्वस फॉर्म में, और प्लस किसको देगा बाहर? हाइड्रोजन गैस को। H2 गैस एसिड से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। किस पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये रिएक्शन अकर्स होगा, जिसमें जिंक मेटल है रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो जिंक और SO4 मिल करके जिंक सल्फेट बनाएगा। क्योंकि जिंक जो मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड स्टेट कैसा है? डाइल्यूट, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है इसमें। तो इसमें एक एक्वस फॉर्म में दे देगा। किस फॉर्म में देगा? एक्वस फॉर्म, और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डेल्टा N निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल्टा N। N1 का वैल्यू देखेंगे, सॉलिड है नहीं होगा, डाइल्यूट है नहीं होगा, 0 0 ले लेंगे। N2 का वैल्यू देखिए, 1 यहाँ N2 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे तो आपका है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है तो 1 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? नो सर। तो डेल्टा N बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 N2 माइनस N1, 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1। डेल्टा N का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो W इक्वल टू -1/3। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है सारे बच्चे? यहाँ इधर मिटा सकते हैं। यस सर। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद आगे। जैसे SO2G है गैसियस, O2G है गैसियस, रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3G है गैसियस। यहाँ 2 सवाल है ना। आपसे पूछ रहा है वर्क डन एज, वर्क डन एज। ऑप्शन ए है RT, ऑप्शन बी है -RT, ऑप्शन सी है +RT 2RT, ऑप्शन डी है -2RT। देखिए N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 मोल और 1 मोल, 3 मोल। बोलो बोलो यार। चलिए यहाँ देखिए N2 का वैल्यू 2, तो डेल्टा N बराबर N2 माइनस N1। क्लियर है? N2 माइनस N1। तो क्या लिखेगा? 2 - 3 -1, डेल्टा N क्या आ गया? -1। हम लोग क्या पढ़े हैं? W इक्वल टू -∆NRT ने जी। यहाँ हो जाएगा -+1RT। कहीं दे रहा है क्या? इसी को RT के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? तो ये सभी सवाल आपको वर्क डन निकालने के लिए पूछा जाएगा, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो केस नंबर 1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। क्लियर है? यस सर। तो जल्दी लिखिए फिर बात करें। केस नंबर 2 क्या है जो देखिए, केस नंबर 2 कहता है वर्क डन व्हेन आइसोथर्मिक, या आइसोथर्मल भी लिख सकते हैं आप, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन व्हेन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? देखिए तो W इक्वल टू 2.303 nRT log V2/V1। ये फॉर्मूला होता है ना वर्क डन निकालने का।
W इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बाय ln का वैल्यू होता है 2.303। ln का वैल्यू क्या होता है 2.3। R क्या है और n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। देखिए हम बार बार लिखते हैं गैस वाला कंपोनेंट लेना है, सॉलिड लिक्विड डाइल्यूट नहीं लेना, एक्वस नहीं लेना आपको। और R क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट, बताए थे आप लोगों को, मोलर गैस कांस्टेंट। और T क्या है? इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसी का वैल्यू को 2 कैलोरी पर मोल क्या लेना है? कैलोरी। और T क्या है आपका? टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन होता है। और V1 है इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है आपका? फाइनल वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए तो एक चीज आप पढ़े बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पढ़े क्या? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या पढ़े आप? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 बराबर P2 V2 पढ़े? बोलिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं? V2 बाई V1 बराबर P1 बाई P2 इक्वल टू K। K क्या है? कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आ जाएगा ना? बोलो। तो W इक्वल टू हम लोग पढ़े 2.303 nRT log P1 बाई क्या? P2 यहाँ V2 बाई V1, तो यहाँ फिर हम इसके बराबर इसको लिख दिए, इसको लिख सकते हैं क्या? आई बात सुन, पर इसका छापिए फिर बात करें। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए क्या है, बताया कि वर्क डन व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज। लीजिए, एक केस तो थोड़ा अलग ढंग का है, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहा है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक? P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर है? यस सर। यूनिट तो एटीएम लीटर ही होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में है। सारी बात समझिए, क्लियर है? तो यहाँ दोनों चेंज कर दिया, प्रेशर वॉल्यूम भी, फाइनल में से इनिशियल को हटा देगा। क्लियर है सारे बच्चे? बोले कोई दिक्कत? तो आप इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइम हो गया? थर्मोडायनेमिक